खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार पीएससी ने चपरासी पद की परीक्षा ली है और इस भर्ती के लिए यहां तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। आलम क्या है कि चपरासी भर्ती के 91 पदों के लिए प्रदेश भर से लाखों युवाओं ने आवेदन किया और परीक्षा में शामिल हुए। इसमें कई तो लॉ ग्रेजुएट हैं और कुछ ने इंजीनियरिंग तक कर रखी है। फार्मेसी, बीसीए और एमएससी के अलावा अन्य विषयों के पोस्ट ग्रेजुएट भी इन दावेदारों की लिस्ट में हैं। चपरासी भर्ती के 91 पदों के लिए सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों आवेदन आए थे। परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी, लेकिन इसमें ज्यादातर हाईली क्वालिफाइड युवा इस परीक्षा में शामिल हुए। इन्हीं में से एक युवा उम्मीदवार हैं सौरभ चंद्राकर। सौरभ पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, लेकिन चपरासी पद की दौड़ में शामिल होने की वजह इनसे ही सुनिए। अभी तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब में हूँ, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, पर घर वालों का सपना ये रहता है कि सर हमारा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब करे, तो ये मतलब मेन प्रायोरिटी है कि मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब करना है। वैसे तो अब प्राइवेट जॉब करने के बाद समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर फिर भी मैं प्रयासरत हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता रहूँ करके। सौरभ ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों युवा हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हुए भी सरकारी नौकरी की चाह में यहाँ चपरासी पद के लिए परीक्षा देने पहुंचे। कुछ को परिवार की जरूरत खींच लाई, कई लड़के शादी के लिए सरकारी नौकरी की डिमांड सुनकर यहाँ परीक्षा देने पहुंचे। हालांकि इसमें एक पहलू ये भी है कि आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या उनकी भी है जो अभी दूसरे पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सर बेसिकली अगर इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक जॉब सिक्योर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की ट्रेनिंग्स भी, कोचिंग क्लासेस भी लेते रहूँगा। सबसे पहले उनका मोटिव यही रहता है कि एक मेडिकल स्टोर खुल जाए, बट सब जगह होने की वजह से उन लोगों को उतना वो मिल नहीं पा रहा है, इनकम उतनी हो भी नहीं पा रही है और वो है नहीं सर पहले जितना था उसका इम्पोर्टेंस उतना इम्पोर्टेंस नहीं है अभी। मेरा एमए हिंदी में एमए की हूँ, पीजी कंप्लीट हो गया और अभी पीजीडी से कर रही हूँ। इससे पहले कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठी हैं? टेट का दिलाई हूँ और बीएड का दिलाई हूँ और महिला विकास का दिलाई हूँ, आंगनबाड़ी वाले। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है बीएससी में। हाँ, और इसके बाद अभी क्या कर रहे हैं? अभी मेरा बीएड चल रहा है। तो अभी इस जैसे प्यून की भर्ती में क्यों आपने आवेदन डाला, क्या सोचा आपने? सर बेरोजगार हूँ मैं, तो किसी न किसी जॉब में तो लगना है, इस कारण से अप्लाई किया हूँ। किस में किया आपने ग्रेजुएशन? बायो साइंस। तो सरकारी जॉब वाले की ही डिमांड है, तो हम लोग को लड़के हैं कुछ भी करना पड़ेगा, तो आए हैं पेपर दिलाने के लिए। क्या किया है अभी आपने? मैं बीएससी नर्सिंग अभी चल रहा है मेरा। तो नर्सिंग के उसमें क्यों नहीं गया? नर्सिंग तो चल ही रहा है, साथ साथ अगर सरकारी जॉब आ जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। नौकरी का तो सभी को मारा मारी जानते हो, कंपटीशन का लेवल कंपटीशन तो कोई भी मिल जाए, अभी ऐसा है, फिर छोटा मिल जाए फिर बड़ा का तैयारी करते रहेंगे। पीएससी से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रदेश भर से तकरीबन 2,25,000 युवाओं ने चपरासी बनने के लिए आवेदन किया और लाखों की संख्या में युवा परीक्षा में शामिल भी हुए। एमबीए, इंजीनियरिंग पास उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने से कंपटीशन काफी बढ़ गया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को हो रहा है जो इस आस में थे कि 8वीं पास करने पर फिर सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये जो परीक्षा है अभी छत्तीसगढ़ में हम थोड़े से बेसिकली कम क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए ही अवसर निकाला गया है और कोरोना काल में बहुत सारे वेपन के द्वारा तो अभी आयोजित हुआ ही नहीं था परीक्षा, उसके बाद यह परीक्षा आयोजित किया जा रहा है जिसमें हम लोग को सम्मिलित होने का अभी चांस मिला है बहुत टाइम बाद। उसको देखते हुए हमने सोचा कि यह परीक्षा दिया जाए। पीएससी ने चपरासी पद के लिए साइकिल चलाने की अनिवार्य आहर्ता भी रखी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक भी अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देने साइकिल से नहीं पहुँचा था। एग्जाम देने आए? यस, एग्जाम देने। साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाने आता है। अच्छा, तो क्या पीएससी ने कहा है कि भाई साइकिल चलानी आनी चाहिए? बाइक भी मांगना था उनको चलाना है? नहीं, बाइक तो अब उन्हीं को मतलब अब क्या बोले, अब पुराने पैटर्न पे चल रही है। हाँ, पुराने पैटर्न पे चल रही है। क्या कहेंगे आप? आती है साइकिल चलानी? आता है, क्या है गवर्नमेंट कुछ भी नियम निकालते रहते, समझ से बाहर लगता है। समझ से बाहर है। देखिए कैंडिडेट हैं, इनके भी समझ से परे है कि आखिर जो आहर्ताएं दी गई हैं उसमें साइकिल चलाने वाली बात क्यों रखी गई है।
इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए युवाओं के आंकड़ों से ही समझा जा सकता है कि बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए नौजवान इसलिए मजबूर हैं क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती। और अब देखना होगा कि इन लाखों युवाओं में कौन वो लकी 91 होंगे जो प्रदेश में सरकारी चपरासी के पद पर नियुक्त होंगे। इसे बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े कहिए या फिर सरकारी नौकरी की चाहत, लेकिन हकीकत यही है जो आपने देखी। अब ये सरकारों को तय करना है कि उन आंकड़ों के अलावा क्या एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव होगा, क्योंकि ये केवल सरकारों पर ही सवाल नहीं खड़ा करते, बल्कि सवाल खड़ा करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी कि इतना पढ़ने के बावजूद आखिर युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। अब ये देखना सरकारों का काम है, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकार। अब ये सरकारें ही तय करेंगी कि इन युवाओं का भविष्य क्या होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो अद्भुत गणित है। 91 पदों के लिए 2.25 लाख आवेदन आए हैं और फिर भी सरकार कह रही है कि कहां बेरोजगारी है, बेरोजगारी की दर सबसे कम है। पीएफआई पर एक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और अब इसमें चूरन की एंट्री भी हो गई है। बीजेपी नेता रमेश मेंदोला ने दिग्विजय सिंह का सियासी हाजमा ठीक करने के लिए 3 पाचक चूरन की डिब्बियां उनके दिल्ली स्थित पते पर भेज दी हैं। रामेश्वर शर्मा ने भी हमला बोला और आरिफ मसूद को सिमी का सदस्य बता दिया, जिस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। कहा पब्लिसिटी के लिए यह सब कुछ बीजेपी नेता कर रहे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद को सिमी सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पीएफआई, आईएसआई, पाकिस्तान के एजेंट हैं। इनके दूत बनकर भारत की जनता की मानसिकता को भ्रमित करते हैं। रामेश्वर शर्मा के बाद बीजेपी नेता रमेश मेंदोला ने भी ट्वीट कर दिग्विजय पर हमला बोला। ट्वीट करते हुए लिखा कि संघ की राष्ट्र निष्ठा से उनका पेट दुखता है। पेट दर्द की शारीरिक पीड़ा के लिए आपके दिल्ली के पते पर अविपत्ति कर चूर्ण भेज रहा हूँ। मानसिक पीड़ा के लिए वैचारिक सूत्र दे रहा हूँ। अविपत्ति कर चूर्ण के 3 पैकेट आपको दिल्ली स्थित निवास पर भेजे हैं और इससे आपके पेट की पीड़ा ठीक होगी। देखिए, दिग्विजय सिंह तो पीएफआई कह लीजिए, आईएसआई कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, इन सब के एजेंट हैं, उनके दूत हैं। दूत बनकर वो भारत के जनमानस की मानसिकता को भ्रमित करते हैं और अलग अलग प्रचार करते हैं। संघ की तुलना कभी कभी वो किसी आतंकवादी संगठनों से करने लगते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का तो दिवालियापन निकल चुका है, क्योंकि अभी ऐसी जो हालात दिख रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और नहीं बनाया जा रहा, तो और थोड़ा पागलपन के दौर से वो गुजर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम है, भारत सरकार बारीकी से नजर रखे हुए है और न्याय प्रक्रिया के तहत पूरी जांचें चल रही हैं। जो अपराधी है उसको सजा मिलेगा। देश में अपराध करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। कोई बात नहीं है, हर आम नागरिक की तक की सुरक्षा का सवाल है, तो हमारी आपकी सुरक्षा क्या होती है? पहले आम नागरिक की सुरक्षा करना है, इसलिए आम नागरिक की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है वो ठीक है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा का क्या वजूद है, पार्टी नहीं पूछ रही है। बीजेपी की सरकार है, आरिफ मसूद सिमी के सदस्य हैं, दिग्विजय सिंह पाकिस्तान का एजेंट है, तो गिरफ्तार करो, बंद करो, जेल भेजो। रामेश्वर शर्मा का वजूद क्या है? पार्टी में नहीं पूछ रहे हैं उनको। दूसरा ये है कि सरकार बीजेपी की है, अगर आरिफ मसूद सिमी का सदस्य है और ये पाकिस्तान, तो बंद करो ना इनको। हवा बंद क्यों है? बंद करो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो, कानूनी कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इधर का बोल उधर बोल दिया, पब्लिसिटी के लिए बोल दिया। उस समय वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सबको मिलेगी। फिलहाल पीएफआई पर एक्शन को लेकर सियासी जंग जारी है। अभी विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त है। सियासी शतरंज पर गोटियां बिछाई जा रही हैं। धीरे धीरे चालें चली जा रही हैं और जनता सब देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश में चल रहे फर्जी मदरसों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। 1 साल में एक कमरे में चल रहे 48 मदरसों की सरकारी ग्रांट को रोका गया है। 52 और मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है। इधर मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। मदरसों पर महाभारत, मदरसों पर कार्रवाई, सियासत भारी।
बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही कांग्रेस। हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही बीजेपी। मदरसों पर ये सियासी महाभारत छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि उन्हीं मदरसों पर कार्रवाई हुई जिनका कोई सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं। साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है और बीजेपी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। देखिए, मदरसों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है। जो मदरसे का सामाजिक और राष्ट्रीय कोई दृष्टिकोण नहीं था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये तो आजकल मदरसों को संचालित करने वाली जो संस्था है वो भी कह चुकी है कि जो फर्जी है उन पर कार्रवाई करिए, जहां शिक्षा नहीं हो रही है उन पर कार्रवाई करिए, जहां असामाजिक गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। हमारे एजेंडे में सबके बराबर एक दृष्टिकोण है। जो देश का है हम उसके सेवक हैं, जो देश का नहीं है हम उसका इलाज कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। स्कूलों में शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार शिक्षा व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा मंसूबे साधने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर केवल और केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक चश्मे को देखते हुए किसी भी तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। ये सारी सियासी जंग मदरसों पर कार्रवाई को लेकर हो रही है। एमपी में चल रहे फर्जी मदरसों पर सरकार शिकंजा कस रही है। भोपाल में पिछले 1 साल में 48 मदरसे बंद किए गए हैं। ये मदरसे सरकारी अनुदान लेकर एक कमरे में संचालित हो रहे थे। सरकार ने इनको दोबारा ग्रांट नहीं दिया। वहीं 52 और मदरसों को बंद करने की तैयारी हो रही है। राजधानी में सरकार सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 438 है। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में गड़बड़ी सामने आई थी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में 27 सितंबर को वोटिंग होनी है और इन निकायों के नतीजे 30 सितंबर को आ जाएंगे। लेकिन ये महज निकाय का रण नहीं है, बल्कि दिग्गजों के बीच ये आने वाले विधानसभा के रण से पहले की जोर आजमाइश है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज झाबुआ में नायक नजरअंदाज में नजर आए, जनता के लिए अधिकारियों पर एक्शन का हवाला दिया, तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में थे। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगर निकायों में चुनाव प्रचार थम गया। 27 सितंबर को वोटिंग तो 30 सितंबर को काउंटिंग होगी। लेकिन ये महज निकाय का रण नहीं, बल्कि दिग्गजों के बीच ये आने वाले विधानसभा के रण से पहले की जोर आजमाइश है। मुख्यमंत्री शिवराज तो झाबुआ में नायकों वाले अंदाज में नजर आए। साफ कर दिया कि जनता धूप में तो मुख्यमंत्री भी धूप में रहेगा और पहुंच गए पब्लिक के बीच। जनता के लिए अधिकारियों पर एक्शन का हवाला भी दे दिया। मेरा सफाई अभियान जारी है। जो गड़बड़ करूंगा, जो गड़बड़ करेगा उसको मामा नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पर। बोलो सही बात है कि नहीं? ये जनता का राशन खाने वाले, लोगों को परेशान करने वाले, ये मामा के राज में बचेंगे नहीं, सीधे जेलों में भेजूंगा, जेलों में जांच करवा के। उधर छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी नायकों जैसा अंदाज और टारगेट पर थी शिवराज सरकार।
कांग्रेस सरकार गिराने का आरोप लगाने से लेकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के मसलों का हवाला देते हुए दावा कर दिया कि अब जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी। में जाने से रोजगार के मौके नहीं बनने वाले। ये तो टैक्स होता है जब निवेश आता है, पर निवेश को मध्य प्रदेश में लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, कोई निवेश लगाने को नहीं किया। मध्य प्रदेश की ये पहचान थी और निवेश को विश्वास कराता है। आप डिमांड नहीं कर सकते निवेश, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। इधर सीएम शिवराज ने कमलनाथ को नहीं, पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। शिवराज ने कांग्रेस की विचारधारा को देश को बर्बाद करने वाला बताया। कांग्रेस पर देश विभाजन और उसे तोड़ने का आरोप भी लगाया। निशाने पर राहुल गांधी भी आए। कांग्रेस आज फ्रस्ट्रेशन में है। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, तो उनको पता है जो यात्रा कर रहे हैं कि बनने का कोई फायदा तो है नहीं, किस्मत में भाग्य में अपयश ही आएगा, इसलिए मैं नहीं तू बन जा, मैं नहीं तू बन जा, उसका खेल चल रहा है। ये बात केवल निकाय चुनाव की नहीं बल्कि नायकों के बीच रण की है। आखिर 2023 और 24 में आने वाली चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इसी लिहाज से मोर्चेबंदी अभी से शुरू हो चुकी है। अब निकाय के रण में नतीजों पर कौन नायक के अंदाज में नजर आएगा, इंतजार करिए 30 सितंबर का। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले, झाबुआ से वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कमलनाथ पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए और उनके बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर उनके ही गढ़ में आरोप लगाया। उन्होंने छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि डैम और सिंचाई के नाम पर 500 करोड़ खा गए। कमल पटेल यही नहीं रुके, उनका कहना था कि जांच चल रही है और कमलनाथ जेल तक जा सकते हैं। अरे मैं पूछता हूँ कमलनाथ जी से, तुमने 500 करोड़ रुपए एडवांस लेकर खा गए, डैम के नाम पर, सिंचाई के नाम पर कुछ जांच चल रही, जेल जाएंगे। इनके भांजे के वो जेल में गए, जवाब दो, इनके पीए क्या है, छापे पड़े, करोड़ों रुपए निकले, किसके हैं ये? कमल पटेल के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना था कि जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है, इसीलिए बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार कुशासन की कलई खुल गई है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में भाजपा के नेता बौखला रहे हैं, बौखलाहट में उल जलूल बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो चली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।